नमस्कार मित्रों, आज उसी श्रृंखला में जब शख्सियतों की बात होती है या विशिष्ट विलक्षण साहित्यकारों की बातें हम लोग इन दिनों कर रहे हैं, तो हम आज थोड़ा सा कबीर को ज़रा देख लें। कबीर को देखने की जहाँ तक स्थिति है, वहाँ सबसे बड़ी बात, जो नई बात है जिसके दृष्टिकोण से, जिसके दायरे में कबीर को देखा जाना है, वो यह कबीर का विदेशों में अनुवाद, यूरोप में अनुवाद। ये एक बहुत बड़ी अच्छी सुखद खबर भी है हमारे लिए, लेकिन उसका मूल्यांकन हमने कितना किया, कितना उनको देखा, परखा, जांचा, ये बात अभी तय होने वाली है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग सिर्फ इसी बात से ही बड़े प्रभावित होते हैं, किसी विदेशी विद्वान ने कबीर के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम उस विदेशी विद्वान की जो विशिष्ट देन है, जो नया पहलू उन्होंने उभारा है, उसकी ओर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात का उल्लेख और भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे विदेशी विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास पर भी काम किया, और गोस्वामी तुलसीदास पर काम करने वालों में विशेष रूप से डॉक्टर ग्रियर्सन और फादर कामिल बुल्के का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये कहा तो ये जाता है, अभी भी हमारे भारतीय समीक्षक भी जब मानने लगे हैं, कि राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर जो शोध कार्य फादर कामिल बुल्के ने किया था, वो भारतीय समीक्षकों ने उस ढंग से, उस लय के साथ नहीं किया। यद्यपि हम लोग प्रामाणिक रूप से ये मानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कभी आपने उनकी फ़ोटो देखी हो तो आपको पता लगेगा, बाकायदा वो भारतीय संत नहीं थे, बो पहनते थे और नेकटाई भी लगाते थे कई बार, और मूछें भी उनकी बिल्कुल बीच में हिटलर कट की होती थी। तो बड़ा एक आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और उनका लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास मित्रों, आज भी वो एक अथॉरिटी से माना जाता है कि जो आचार्य शुक्ल ने कह दिया वो अंतिम सत्य है, अक्सर ये मान लिया जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने भी दोनों पर, कबीर पर और तुलसी पर, बहुत कुछ लिखा था। और मित्रों, इसी संदर्भ में थोड़ी सी बात, आपको जितनी जानकारी आपस में बांट लें अच्छा होता है। उनका लिखा हुआ, क्योंकि वो लोग शोध करके लिखते थे, उनके निष्कर्षों को कोई चुनौती देता ही नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और राम कथा के कवि केशव के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी। केशव की रामचंद्रिका अपने आप में एक महाकाव्य मानी जाती है। तो उन्होंने कहा था, केशव जो है वो कठिन काव्य का प्रेत है, कठिन काव्य का प्रेत। ये उन्होंने टिप्पणी ऐसी की कि ये टिप्पणी केशव के व्यक्तित्व से और कृतित्व से वो निकल ही नहीं पाई। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों ने प्रश्न ये पूछने शुरू कर दिए कि सिद्ध करिए कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। उसी उक्ति को लेकर बातें चली। कहने का मतलब यह है कि ये विद्वान इतने सशक्त थे, इतना ठोस काम करते थे कि इनके जो इन्होंने निष्कर्ष निकाले वो शाश्वत हो गए और वही लोकप्रिय हो गए। और यही बात तुलसीदास के बारे में भी थी कि तुलसीदास को अगर देखना हो तो हम लोग एक समीक्षक के रूप में फादर कामिल बुल्के के माध्यम से ज़्यादा शायद देख पाएँ। और यही बात ग्रियर्सन पर भी लागू होती है। ग्रियर्सन ने, यद्यपि उनका मुख्य उपलब्धि थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, देश की भाषाओं के बारे में, अगर लिंग्विस्टिक मैपिंग, देश की भाषाओं के बारे में अगर कुछ जानना हो, समझना हो, तो हमें उसका सहारा ग्रियर्सन का लेना पड़ता है। और मित्रों, आज कबीर की बात कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में भी बहुत सारे साहित्यकारों ने, विदेशी साहित्यकारों ने, समीक्षकों ने कबीर को अपनाया। क्यों अपनाया, इस बारे में बात थोड़ी सी करते हैं अलग से। एक विचित्र बात जिसका उल्लेख बीच में हमें कर लेना चाहिए कि जितने भी विदेशी समीक्षक जो भारत में भी आए और भारत से बाहर भी रहे, मित्रों, इनमें से अधिकांश या तो सेनाधिकारी थे, या प्रशासनिक अधिकारी थे, और या फिर पादरी थे। इन तीनों वर्गों के लोगों ने हमारे हिंदी साहित्य के महाकवियों पर इतना कुछ हमें दिया कि हम उनके प्रकाश में, उनकी रोशनी में भी बहुत कुछ नए तथ्यों को खंगाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं। ये बात अलग है, हम कई बार सहमत नहीं भी होते, असहमति का अधिकार हमारे पास है। लेकिन ये है कि ये देन मानी जानी चाहिए कि वो लोग काफ़ी प्रभावित रहे, और यही स्थिति कबीर की थी। उससे भटके नाम विषय से
मूल रूप से। तो कबीर को यूरोप में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित किया गया, और उसमें सबसे जो पहली देन है वो एक डेला टोम्बा इटली के थे। इटली के नाम था पूरा मार्को डेला टोम्बा। तो मार्को डेला टोम्बा ने सबसे पहले कबीर के ज्ञान सागर को इटालियन भाषा में उसका अनुवाद किया था। तो ये एक पहली घटना है, और ये वर्ष था 1758 का। ऐसे वक्त में 1758 के वर्ष में कबीर की कविताओं का इटालियन भाषा में अनुवाद, ये एक बड़ी विचित्र बात लगती है। लेकिन कारण क्या था, कई लोगों ने इस पर शोध भी किया। तो कारण ये था कि मार्को डेला टोम्बा जो है उसके जीवन का काफ़ी हिस्सा, अधिकांश जीवन उसके कह सकते हैं कि लगभग 15 से 20 वर्ष तक उसने बिहार के बेतिया और पटना में बिताए थे। और अगर आदमी कोई बिहार में चला जाए या उत्तर प्रदेश में चला जाए और कबीर से वाकिफ़ ना हो या कबीर की बातें ना करे, ये संभव नहीं होता। लेकिन कबीर के समकालीन और भी लोग थे। कबीर ने ही इसको प्रभावित ज़्यादा क्यों किया, ये बात फिर चर्चा का विषय बनी हुई है, विवादों का विषय भी है। बहरहाल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि यूरोप में कबीर का फैलाव कितना ज़्यादा हुआ, कि ये मार्को डेला टोम्बा के बाद ये जो अनुवाद की और कबीर को समझने की बात थी, ये इंग्लैंड और फ्रांस तक पहुंच गई। आगे आगे इसका फैलाव होता गया, और जर्मनी भी धीरे धीरे, जर्मन भाषा में भी कबीर पहुंच गए। कबीर ने दस्तक वहाँ भी बिछा दी, अपनी अलख जगा दी वहाँ जाकर भी। और एक व्यक्ति था कैप्टन W प्राइस, ये भी एक सेनाधिकारी था। इसको कबीर ने इतना प्रभावित कर दिया था कि इसने बीजक, कबीर के बीजक का अनुवाद जो है वो अपनी एक पुस्तक में प्रस्तुत भी किया, और कबीर पर बहुत बड़ी एनालिटिक स्टडी, समीक्षात्मक अध्ययन, उनकी एक पुस्तक है हिंदू एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शंस, इसमें संकलित भी किए, और अनुदित जो अंश थे कबीर के काव्य के, बीजक के, वो उसमें दिए। और उसने विशेष रूप से जो आधार बनाया वो कबीर और गोरखनाथ के बीच में जो संवाद स्थापित हुआ था, उसको उसने आधार बनाया। तो ये लोग काफ़ी तह तक जाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके निष्कर्षों से हम लोग बेशक प्रभावित ना हों, सहमत ना हों, लेकिन इन लोगों ने ठोस काम करने में और सभी पहलुओं से अपने नायक को उभारने में और उसके बारे में चर्चा करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये इनकी विशेषता थी। और इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक अनुशीलन है कबीर का, साइंटिफिक जो कहा जाता है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक क्रिटिसिज्म, अर्थात समीक्षा शास्त्र के निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिस व्यक्ति ने कबीर को यूरोप में पहुंचाया, उनमें विल्सन का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। और विल्सन ने बहुत कुछ दिया। और उसके बाद 1811 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत रही है मित्रों। कभी आप इसके हेड में देखेंगे, कभी गूगल पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस संस्था ने कितना काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, और हिंदी साहित्य के बहुत सारे अछूते प्रसंगों, अछूते प्रकरणों और अछूती उपलब्धियों और कृतियों को ये सोसाइटी भी प्रकाश में लाई। हालांकि इस सोसाइटी का काम सिर्फ साहित्य नहीं था, ये वन्य जीवन पर भी काम करते थे, ये टिकट संग्रह पर भी काम करते थे, बहुत सारे काम। लेकिन एक काम हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन भी था, जिसके बूते पर इन्होंने बहुत कुछ ठोस जो है, ये एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से इनकी एक पत्रिका निकलती थी, उसमें ठोस रूप में सामग्री ऐसी प्रकाशित की। और 1828 और 1832 में कबीर के बारे में इस पत्रिका में बहुत प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक सामग्री छपी। अब उसके बाद भी जिन अध्येता ने, जिन विदेशी समीक्षकों ने कबीर को छुआ, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो विवादों का विषय भी बनी। मसलन हमारे समीक्षकों ने और हमारे लोगों ने ये विवाद भी खड़ा किया कि तुलसी पर इतना काम क्यों नहीं किया, कबीर पर इतना काम यूरोपियों ने क्यों किया।
एक वो तर्क ये दिया जाता है जो उनके विरोधी हैं, पश्चिम के समीक्षकों के जो विरोधी तत्व हमारे समाज में हैं, उन्होंने कहा, जो विरोधी विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर इन्होंने समझा कि तुलसी को ईसाइयत के करीब लाना मुमकिन नहीं होगा, जबकि कबीर के माध्यम से हम ईसाई धर्म का प्रचार ज़्यादा कर पाएंगे और कबीर को ईसाइयत के करीब लाकर समकक्ष खड़ा करना ये आसान होगा। लेकिन ये बात अब हज़म इसलिए नहीं होती कि सवाल ये है कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि उन्होंने जानबूझकर ईसाइयत के प्रचार के लिए कबीर को पकड़ा हो। उन्होंने कबीर का जब विश्लेषण किया, जब अनुवाद किया, तो कबीर के साहित्य का किया, बीजक का किया, कबीर की अन्य रचनाओं का किया, कबीर और गोरखनाथ के संवाद की बात की। लेकिन हमारी अपनी प्रवृत्ति है कि हम उसके अनुसार कई चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। तो बहरहाल ये भी ठीक है। बहुत सारे विवाद जो हैं कबीर के बारे में भी और तुलसीदास को लेकर तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बहुत सारे विवाद पैदा किए गए। एक विवाद एक समीक्षक ने ये भी दे दिया कि गुरु ग्रंथ साहब पवित्र ग्रंथ है, उसमें कबीर को स्थान मिला लेकिन तुलसीदास को नहीं मिला। ये चीज़ें इस ढंग से नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो तुलसीदास को हम साहित्यकार भी मानते हैं, कबीर को वहाँ जो लिया, कबीर को अध्यात्म के आधार पर कम और संत कवि के रूप में ज़्यादा लिया। उन्होंने संत नामदेव को लिया, संत कबीर को लिया और अन्य जो संत कवि थे उनको लिया। तुलसीदास एक अलग श्रेणी में आते हैं, सूरदास बिल्कुल अलग श्रेणी में आते हैं। वात्सल्य रस का, अध्यात्म से रिश्ता जोड़ने का जो प्रयास है वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग कोणों से हो सकता है। लेकिन अब अगर उन्होंने नहीं लिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है, तो इसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसमें राम का उल्लेख तो है, अलग अलग स्वरूप में राम का उल्लेख जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा। और इस तरह से कुछ एक बातें ये भी कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश में भी कुछ एक बातें कबीर के पक्ष में नहीं जाती। लेकिन इन विवादों से परे मैं ये समझता हूँ, और शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि हमें इन महाकवियों की उपलब्धि और उनकी कृतियों से पड़ने वाले विश्वव्यापी प्रभाव, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इन अर्थों में समझता हूँ कि ये कबीर का एक वैशिष्ट्य है कि उन्होंने इसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया। इसी संदर्भ में मित्रों आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ कबीर की एक, कहा तो ये जाता है कबीर ने गज़लें भी लिखी। अब इसे गज़ल का स्वरूप माने या गज़ल की शैली का स्वरूप दें, ये बात अलग है, लेकिन बड़ी मस्ती वाली एक इनकी पंक्तिबद्ध गज़ल की शैली में लिखी गई कृति है कि हमन है इश्क मस्ताना, कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। एक फ़कीर आदमी था संत की, उनको ना दुनिया से यारी है ना किसी और से। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, अब प्यारा जो है वो उसका अपना है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। हम क्यों प्रतीक्षा करें, वो तो हमारे अंदर है। और इसी प्रकार से खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरनाम सांचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमें दुनिया से क्या लेना देना। और इस प्रकार से कुछ पंक्तियाँ और हैं कबीरा, कि कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। और न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो एक अलग रंग था कबीर का, जो उनकी तथा कथित इसलिए कह रहा हूँ कि लोग गज़ल इसको नहीं मानते, रदीफ़ का मानते हैं, बाकी चीज़ों के आधार पर कई चुनौती भी देते हैं। बहरहाल इन संत कवियों को, इन फ़कीरों को किसी दायरे में बांधना, किसी बंधन में बांधना, शैलीगत बंधन में, वो संभव नहीं है।
इसलिए आज कबीर पर ही इसको विराम देना बेहतर रहेगा। कल हम फिर एक नई घटना के साथ, नई शख्सियत के साथ, नए साहित्य के मोड़ के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।